हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जीन प्याजे ने। ज्ञान का सृजन बच्चे स्वयं करते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। बच्चे में क्या क्या होता है? निरीक्षण होता है, चिंतन होता है, स्मृति होती है, ज्ञान होती है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास कब दिया था? 1922 में। इसकी फेमस बुक कौन कौन सी हैं? साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। संज्ञानात्मक विकास को हमें विकासात्मक विकास, अनुवांशिक विकास, रेडिकल कंस्ट्रक्शन, हेरिडिटी, एपिस्टोमोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? जीन प्याजे। सिद्धांत इसने हमारे 4 चरणों में दिया था। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हमारे 0 से 2 वर्ष तक होते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक। और हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होते हैं? 11 से 15 वर्ष तक। फर्स्ट आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। ये हमारे 0 से 2 वर्ष तक होते हैं। बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अनुकरण करता है, प्रतिवर्त क्रिया करता है। इसने इसको 6 अवस्थाओं में बांट दिया। फर्स्ट हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। इसमें कौन सा प्रतिवर्त करता है? वो चूसने का। स्टेज ऑफ ए प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, ये हमारी सेकंड है। इसमें बच्चे बच्चे क्या करते हैं? चीज़ों को बार बार दोहराता है। थर्ड स्टेज हमारी कौन सी है? सेकेंडरी सर्कुलर। इसमें चीज़ों का उल्टना पुलटना करता है। फोर्थ स्टेज है कौन? स्केमेटा की अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है? नकल उतारता है। फिफ्थ हमारी तृतीय वर्तीय अवस्था। इसमें चीज़ों को पहचानता है। और सिक्स्थ हमारी कौन से? मानसिक संयोग की अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ ए इन्वेंशन। इसमें बच्चा क्या कर लेता है? वस्तु स्थायित्व आ जाता है बच्चे के अंदर और उत्सुकता होती है। सेकंड अब आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारा 2 से 7 वर्ष तक होता है। बच्चे में विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। अहम केंद्र तो बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इमेज फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। एनिमिज्म। एनिमिज्म आता है हमारा। एनिमिज्म क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। सिंबॉलिक थॉट, पर्सन पूछता है। इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। चिंतन कौन सा होता है इसमें? अतार्किक। ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 टाइप होते हैं, प्री कंसेप्चुअल स्टेज और इनिशिएटिव स्टेज। प्री कंसेप्चुअल में हमारा कौन सा होता है? एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म और रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग। इनिशिएटिव में क्या क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है। थिंकिंग जो होता है वो सिस्टमेटिक नहीं होता। फिर आता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारा 7 से 11 वर्ष तक होता है। बच्चा तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है इसमें। और चिंतन किसके लिए होता है? मूर्त चीज़ों के लिए होता है इसमें। रिवर्सिबिलिटी स्टेज बोलते हैं इसको। चीज़ों की तुलना करना स्टार्ट कर देता है। क्रमबद्धता आनी स्टार्ट हो जाती है और वर्गीकरण सीख जाता है। और इसमें जो ये कंजर्वेशन और रिलेशन, ये जो क्वालिटी होती है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। लास्ट आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। बच्चा अमूर्त चीज़ों का चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चीज़ हमारी कौन सी होती है? जो हमें दिखाई नहीं देती। ये हमारा कहाँ से कहाँ 11 से 15 वर्ष तक होता है या फिर 11 से ऊपर। इन दोनों में से ऑप्शन आए तो फर्स्ट हम कौन सा लगाएंगे? 11 से 15 वर्ष तक। उद्दीपक की अनुपस्थिति में जो चिंतन किया जाता है वो हमारी कौन सी स्टेज में आता है? लास्ट स्टेज जो हमने अभी पढ़ी थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एक हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविकता को समझना। ये भी बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाता है। फिर प्याजे ने हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए थे। फर्स्ट है इसमें स्कीमा। ये हमारे माइंड में ही सेट कोई ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है या फिर चीज़ों की समझ होती है, उसी को क्या बोलते हैं? स्कीमा। और स्कीम्स हमारी क्या होती है? एक व्यवस्थित पैटर्न को बोलते हैं। फिर आता है हमारा अडेप्टेशन, वातावरण के साथ तालमेल। ये हमारा 2 प्रकार से होता है, एक असिमुलेशन और सेकंड एकोमोडेशन। असिमुलेशन में क्या होता है? चीज़ें ग्रहण करते हैं, रोज़ रोज़ कुछ नया सीखते हैं, वही हमारा क्या होता है? असिमुलेशन। और एकोमोडेशन क्या होता है? कि कोई चीज़ सीख कर हम उसमें संशोधन करना स्टार्ट करते हैं या नया ज्ञान सीखकर पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। ये हमारा क्या होता है? अकोमोडेशन। फिर आता है हमारा इक्विलिब्रेशन। ये क्या होता है? हमारा एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच में जो संतुलन बनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग कहाँ का था? एक अमेरिकी वैज्ञानिक था। इसकी एक कहानी थी आइजिन डायलमिया। इसी के ऊपर इसने अपना सारा कॉन्सेप्ट दिया था। कोलबर्ग का पूरा नाम क्या है? लॉरेंस कोलबर्ग। कोलबर्ग के
3 लेवल कौन कौन से? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल 4 से 10 वर्ष तक, कन्वेंशनल 10 से 13 वर्ष और पोस्ट कन्वेंशनल 13 से 18 वर्ष। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ये कहाँ तक है? किशोरावस्था तक होता है। इसमें फर्स्ट जो प्री कन्वेंशनल है, इसमें हमारी कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? दंड आज्ञापालन, यांत्रिक सापेक्षता, उन्मुखता। कोलबर्ग की पहली अवस्था में बच्चे का व्यवहार कैसा होता है? बाह्य होता है। और अभिप्रेरणा भी कैसा, मोटिवेशन भी कैसा होता है? उसका बाह्य होता है। तो व्यवहार और अभिप्रेरणा दोनों अवस्थाओं में कैसा होगा? इसमें बाह्य होगा। सेकंड हमारा अहम केंद्रिता और पारस्परिकता, इसमें भी व्यवहार और अभिप्रेरणा दोनों बाह्य होते हैं। सेकंड लेवल हमारा कौन सा था? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में कौन कौन से लेवल आते हैं हमारे? अच्छा बच्चा बनने की धारणा और कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। अच्छा बच्चा बनने की धारणा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जब टीचर क्लास में नहीं होता, फिर क्लास में आता है, तब बच्चे उसकी शिकायत करते तो टीचर की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अभिप्रेरणा तो कैसी है? आंतरिक, और व्यवहार कैसा उसका? एक्सटर्नल। कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, इसमें समाज से कनेक्ट, सही और गलत का पता चल जाता है, नियमों को फॉलो करता है। थर्ड हमारी कौन सी है? पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें फर्स्ट हमारा कौन सा आएगा? सामाजिक संपर्क। इसमें निर्णय लेना स्टार्ट करता है, सामाजिक नियमों के साथ चलता है। तो इसमें अभिप्रेरणा और व्यवहार कैसे होंगे? दोनों समाज के अकॉर्डिंग होंगे। तो वो कौन से आ गए हमारे? इंटरनल। सार्वभौमिक नैतिक विकास, इसमें हमारा कौन सा आएगा? नैतिक विकास की अंतिम अवस्था ये विवेक की अवस्था है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इसी के बेस एक क्वेश्चन है, एक युवा है, उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, तो पूरा कॉलेज उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो कोलबर्ग की कौन सी अवस्था में आता है? 6th अवस्था में। और लेवल पूछ ले तो थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल। कोलबर्ग की थ्योरी की आलोचना किसने करी थी? कैनल ग्रीनेट ने। फिर नैतिक विकास के कुछ पक्ष हैं हमारे, मोरल रियलिज्म, मोरल रीजनिंग, मोरल डायलेमा। जब बच्चा सही और गलत के निर्णय की प्रतिक्रिया करता है तो वो हमारा कौन सा होगा? मोरल रीजनिंग। मतलब उसको नैतिक विकास की नॉलेज है और सही और गलत का अंतर ही ना समझ पाए, वो क्या होगा? मोरल डायलेमा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तो ये हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की कहाँ का वैज्ञानिक था? रूस का। इसको सामाजिक रचनावादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसने अपने इसमें सांस्कृतिक विकास में एक ZPD शब्द का यूज किया था, जिसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक स्कैफोल्डिंग और एक MKO की फुल फॉर्म क्या है? मोर नॉलेजेबल आदर्श। जैसे इस डायग्राम में दिखाया भी गया है कि ZPD शब्द, ये बच्चा क्या करता है? पहले खुद से सीखता है, फिर दूसरे की हेल्प से सीखता है, उसको क्या बोलते हैं? MKO। और जो ZPD और MKO के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, जो हेल्प करने की प्रोसेस है। ZPD शब्द दिया किसने था? वाइगोत्स्की ने। बच्चा सीखता है तब उसके बीच में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ZPD। सहयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। और मानव अधिगम एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? मदद लेने की प्रक्रिया। कितने चरणों में होती है? 4। पहले तो बच्चा अपना खुद का ज्ञान एकत्रित करता है, फिर बड़ों की सहायता लेता है, फिर ज्ञान में जो परिवर्तन आता है, अनुभव आता है, वो सीख लेता है दूसरों की सहायता से, फिर उसी के थ्रू वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर देता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? एक सीढ़ीनुमा प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की ने अधिगम में अपने सिद्धांत को किस तरह समझाने की कोशिश की है? एक रेसिप्रोकल टीचिंग को समझाते हैं ना, वैसे समझाने की कोशिश की इसने भी। 3 प्रकार की स्पीच है इसमें, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। और वाइगोत्स्की ने किन किन आयामों पर काम किया था? इसके आयाम भी कौन से हैं? 3, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। तो हमारी सोशल स्पीच क्या होती है? जो डेली के हाव भाव होते हैं। प्राइवेट स्पीच, जिसमें हम खुद बातें करते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं। और इनर स्पीच, जो स्वयं से बातें करते हैं, मन मन में ही बातें करते रहते हैं, अंदर अंदर खो रहते हैं, साउंडलेस टॉकिंग होती है। वाइगोत्स्की की थ्योरी किस प्रकार की है? इंटरेक्शन या फिर इंटरपर्सनल, जो खुद में रहता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल।